डुमरियागंज की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि डुमरियागंज की धरती पर आपका अपना पूर्व विधायक पूर्व मंत्री यूसुफ कमाल साहब ने हमेशा से गंगा जंगल तहजीब को सुरक्षित रखने का काम किया। लेकिन जब से ये विधायक बना हमारे डुमरियागंज का, तब से यहाँ के माहौल को खराब करने का उसने हमेशा प्रयास किया है। इसलिए मेरे साथियों, आपको तहत कर लेना है, खुद को मजबूत होना है, क्योंकि हमारा मुकाबला जालियों से है, उन जालियों से जो एक तरफ तो हमारे वोट को लेता है, आपसे आके कहेगा कि भैया मैं आपका हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन ये मान लेना कि अगर आपने साइकिल का बटन दबाया, निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम करोगे, क्योंकि उसके पास कोई एक वोट ऐसा नहीं है जो दूसरे समाज का मिल जाए। अगर है कोई आपके बीच प्रत्याशी तो वो इरफान मलिक साहब है, जिनके साथ डुमरियागंज का हिंदू मुसलमान सभी साथी एक साथ हैं। हमारे नेता वरिष्ठ सुशील ओवैसी साहब आ चुके हैं, उनके लिए जोरदार नारे हो जाए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।
वजह से तुम्हारी आंख में आंख डाल करके किसी की अगर औकात है तो इरफान वाली की बात कर सकता है। मैं अपने आपके दरमियान में आज एक महान शख्सियत तशरीफ फरमा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब, मैं उनसे विनम्र होकर के निवेदन करता हूं कि आए और जनता को संबोधित करें। श्री आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब। के सदर वैसी साहब, पर बैठे हुए हमारे एमआईएम और जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे मोहम्मद इरफान मलेकी जिनका चुनाव निशान पतंग है, और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चुनाव के मौके में अपना समय निकाल करके मोहम्मद इरफान मलिक जी का मनोबल बढ़ाने के लिए, इनके समर्थन में हमारी बातों को सुनने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं। साथियों, जब चुनाव की शुरुआत हुई तो इरफान जी मुझसे मिले, और इरफान जी के साथ में हमारे पंडित जी भी हैं, यहाँ दिनेश पांडे जी हैं, आप मिले और बहुत सारे साथी मिले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इरफान हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, और जो हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, जन अधिकार पार्टी के, वंचित समाज पार्टी के, केवट राम धनी जी के, बिंद की पार्टी के, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों से तो कह रहा हूँ, बाकी मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि इरफान हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है। आप सबको हमारी लाज रखना है, और इनका चुनाव निशान जो पतंग है उसके सामने वाली बटन को दबा करके इनको जिता करके लखनऊ भेजना है। साथियों, हम लोगों ने ओवैसी साहब के देख रेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। परिवर्तन मोर्चे में जो मैंने नाम गिनाया, रामचरण कश्यप जी, केवट राम धनी बिंद जी, कमलेश चौहान जी, पृथ्वीराज सिंह जी, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों का हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का समर्थन है। हम लोगों ने परिवर्तन मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया कि जो हमारे गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, जिनको आज़ादी के बाद भी हक हकूक हक हिस्सा नहीं मिला, उनके बच्चों को भी हक हिस्सा मिल सके, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिल सके, सामाजिक न्याय हो सके सबके साथ। इस चाहत के साथ हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, वो प्राइवेट सेक्टर की हो, या सरकार के द्वारा दिए जाने वाला ठेका पट्टे का काम हो, या विकास के लिए जो पैसा आता है, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का यह भी मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले या कम से कम पैसे में मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, और जब वो फसल पैदा करता है उस फसल पैदा करने के बाद उसकी कीमत उसे सही मिले। जाति जनगणना हो, हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिले, बड़े पैमाने पर जो, चाहे ये एरिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई कोना हो, लेकिन खास करके जो बस्ती मंडल और जो गोरखपुर मंडल का इलाका है, बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित और मुसलमान के बच्चों से अन्याय अत्याचार होता है।
अन्याय अत्याचार से अगर हमें निजात पाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी बात को सुना जाए ठीक से, तो जो हम वोट दे करके दूसरे को जिता करके भेजते हैं, वो वोट दे करके हमें जो हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं भाई इरफान मलिक जी, उनको जिता करके हमें भेजना चाहिए। साथियों, चुनाव 3 तारीख को है आपके यहाँ। इस एरिया में ये खासियत है, देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल कि जैसे चुनाव के 2-3 दिन रह जाते हैं, बड़े पैमाने पर पैसा बढ़ता है, दारू बढ़ती है, मुर्गा खिलाया जाता है और पता नहीं क्या क्या इन 2 दिनों में होता है। हिंदू मुसलमान भी होता है, भारत पाकिस्तान भी होता है, गाय माता की भी पूछ हो जाती है। और जब चुनाव का मौका, इन 2 दिनों में हम सारी चीजें भूल जाते हैं। जब वोट पड़ने लगते हैं तो 2 घंटे वोट आप सही डालते हैं, फिर बीजेपी वाले कहने लगते हैं कि मुसलमान जीत रहे हैं, मुसलमान जीत रहे हैं, तो फिर बाकी जो तथाकथित हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के, वो बीजेपी की तरफ जाने लगते हैं। और अगर मुसलमान भाई सही करने लगते हैं तो समाजवादी वाले फैलाने लगते हैं कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी को जीतना। तो इन भावनाओं में हम 2 घंटे तो वोटिंग सही होती है और 2 घंटे के बाद फिर सब लोग भावनाओं में बह जाते हैं। अगर हम वोट बेचते हैं, तो जब हम वोट बेचते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, वोट बेचने का मतलब है कि हम अपनी वोट का सौदा नहीं करते, आने वाले अपने बेटे और बेटी के भविष्य का सौदा करते। जब हमारा एक फैसला गलत होता है तो उससे हम प्रभावित नहीं होते, हमारी आने वाली नस्लें प्रभावित होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हक हकूक मिले, हिस्सा मिले, भागीदारी मिले, इज्जत सम्मान से रहने का उस देश में उसे मौका मिले, हमारी बेटी और बेटे को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका मिले, सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिले, तो जो हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, MIM के जो प्रत्याशी है हमारे इरफान मलिक जी, जिनका चुनाव निशान पतंग है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आपको भारी बहुमत से जिताना हो। साथियों, दूसरे हमारे इटवा से पुनीत गौतम जी आए हैं, जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के इटवा से। उनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर। ये हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, इनके सामने वाली बटन को, निशान के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको विधानसभा में भेजें। आप जो इनको बटन दबाएंगे, वोट देंगे, वो वोट बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, इरफान मलिक को नहीं मिलेगा। बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगा। जो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आके उत्तर प्रदेश में गरीब और कमजोर की, मुसलमान की बात रख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हक हकूक की बात कर रहे हैं। और हक हकूक का तभी हासिल हो सकता है जब हम मजलूम मिल करके इकट्ठा हो जाए। कभी मजलूम और जालिम इकट्ठा होकर के अपना हक अधिकार नहीं हासिल कर सकते। अगर हक अधिकार लेना है तो मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करेंगे, तभी हमें अपना हक हकूक मिल सकता है। अभी आप लोगों ने चुनाव की शुरुआत में देखा कि ओवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कुछ लोगों ने उनकी जान लेने की कोशिश की। आखिर क्यों? हैदराबाद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर आप गहराई से सोचें तो और कोई दुश्मनी नहीं है। एक ही है उन जालिम लोगों का मानना कि ओवैसी हैदराबाद से आकर के गरीब की, कमजोर की, मुसलमान की, पिछड़े की, दलित की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं और बेबाक होकर कहते हैं, डर करके नहीं कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, भरी महफिल में कहते हैं। और शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलने वाला शायद कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं मिले। इसलिए ये आवाज बंद हो जाए, ओवैसी ये बात ना कर सके, गरीब की, कमजोर की, मुसलमान की, पिछड़े की, दलित की बात ना कर सके। इसलिए कुछ जालिमों ने उन्हें पर गोली चलाई, उनको जान से मारने की कोशिश की। आप सब लोगों की दुआओं की वजह से आज वो सही सलामत हमारे बीच में है।
और मैं भी आपकी तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से ये कहना चाहता हूँ और उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले नहीं है, बाबू सिंह कुशवाहा भी उनके साथ है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा भी उनके साथ है। और ओवैसी साहब यहाँ आते रहेंगे, चुनाव के बाद भी फिर चुनाव आएंगे और हम लोग एक दिन के लिए एक साथ नहीं हैं। आने वाले चुनाव में 24 में 27 में भी हम लोग एक साथ रहेंगे और गरीब की कमजोर की पिछड़े की दलित की बात को उठाएं। साथियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि जो मैंने आपसे अपील की कि हमारे जो प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव निशान है पतंग मोहम्मद इरफान मलिक जी, मैंने पहले शुरुआत की है कि ये हमारे भतीजे हैं, ये हमारे बेटे हैं। आप अपना एक वोट अपना आशीर्वाद दे करके इनको जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजेंगे कि आपके हक हिस्से की लड़ाई को लड़ेंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ अन्य अत्याचार है, चाहे वो दलित समाज के बिंदु पासी जी का मामला हो, जिनकी जमीन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, कोरोना के समय की बात हो, जो जमीन अमीन फारूकी की हो जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया, लालमती मौर्य जी का मामला है, बहुत सारी घटनाएं आपके डुमरियागंज में हुई। अगर ये सारी घटनाओं से निजात पाना है और अगर हमें न्याय लेना है तो जो हमारे MIM के प्रत्याशी हैं मोहम्मद इरफान मलिक जी, चुनाव निशान पतंग के सामने वाली बटन को दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाना है। और दूसरे प्रत्याशी हमारे इटवा से हैं, ये भी हमारे समर्पित और जिम्मेदार साथी हैं जन अधिकार पार्टी के, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, इटवा से है। इनके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना आशीर्वाद और स्नेह दे करके इनको भी जिता करके विधानसभा में भेजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं और अपील करता हूं MIM के अध्यक्ष आदरणीय ओवैसी साहब आए और अपनी बातों को रखें। अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जनाब इरफान मलिक साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी विधानसभा डुमरियागंज, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम मजलिस के साथी, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गय्योर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज की इस मीटिंग में शिरकत की। इस विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी की 3 तारीख से पहले ही आखिरी मीटिंग है और आज प्रचार करने का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा। मैं आपसे ये इल्तिजा और गुजारिश करने आया हूं कि आप अपना एक वोट मतदान के दिन जनाब इरफान साहब के हक में इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि एक तारीखी बियारा गांव को मुझे आने का मौका मिला। ये 2 मुजाहिदीन आज़ादी की सरजमीन हजरत खाजी अदील अब्बासी और खाजी जलील अब्बासी की सरजमीन है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके दरमियान में आ सका। ये आज़ादी के बाद आपने मदरसों के जरिए तालीम को फरोग दिया और अभी उनको बताया गया कि हर घर से मुट्ठी भर अनाज लेने का सिलसिला शुरू करके इन मदरसों में बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता किया गया। और मरहूम खाजी अब्बासी जलील अब्बासी साहब मंत्री भी थे, सांसद भी थे, आज तक भी उनके नाम से कोई चीज नहीं रखी गई है। अगर यहाँ की जनता
इरफान मलिक साहब को यहां से विधायक बनाती है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि काजी जलील अब्बासी साहब के नाम से एक अस्पताल, एक बड़ी स्कूल की बिल्डिंग तामीर की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये भी बताना जरूरी समझते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और इसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं। हमने ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा और आइंदा 2.5 साल के लिए दलित समाज से किसी को बनाया जाएगा। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक निषाद समाज से होगा, एक अति पिछड़ा समाज से होगा और एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप अपना हक अदा करिए, हिस्सा अदा करिए। और ये लड़ाई हम हिस्सेदारी की लड़ रही है, ये लड़ाई हम आपको नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब ने हमसे मुलाकात की दिल्ली में, बाबू सिंह कुशवाहा साहब भी मौजूद थे, तो हमने डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी विधानसभा और 2 विधानसभा, जो 3 विधानसभा है, आप हमको बता दीजिए, हम आएंगे। तो हमने डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब की विधानसभा में हमने खुद जाकर 2 जनसभाएं उनकी तायद में की। क्यों की हमने डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब के लिए? इसलिए कि ताकि डॉक्टर अय्यूब अंसारी और इरफान मलिक के दोनों भाई जब जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज बनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम अगर मुत्तहिदा तौर पर मतदान करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम थोड़ा सा भी इंतशार का शिकार हो जाएंगे तो कहीं खुदा ना खास्ता नाकामी हमको ना मिल जाए। इसीलिए हम आपसे, हमारे दिल की गहराइयों से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 3 तारीख के दिन एक होकर मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर 5 साल पहले यहां की जनता ने बीजेपी को यहां से कामयाब किया। जिस शख्स को कामयाब किया उसने यहां की विधानसभा में विकास का कोई काम नहीं किया, ना वो अपनी जबान से ऐसे 10 काम दिखा सकता है कि जिसको बताया जाए कि इसने कुछ विकास का काम किया। मगर हां, लोग उसकी जबान की 10 मिसालें दे सकते हैं कि जब कभी वो जबान खोला तो सिर्फ गंदगी उसकी जबान से निकली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, डुमरियागंज की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी उत्तर प्रदेश में, मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को और मजलूमों को और खास तौर से युवाओं को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आप जानते हैं कि महंगाई बीजेपी के दौर में आसमानों को छू रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान गरीब को होता है। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये में, और उसके बाद बीजेपी कहती है कि हम गरीबों को 600 रुपए का राशन देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 600 रुपए का राशन तो देते हैं, मगर वही महिला से कहते हैं कि माता जी, मोदी जी को 1400 रुपये वापस करिए और गैस का सिलेंडर खरीद लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप देखते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री इतना अहंकार में डूब चुके हैं कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि उन्होंने मोदी का नमक खाया इसलिए उनका साथ देंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, क्या आप चौकीदार हैं या दिल्ली के बादशाह हैं? अगर चौकीदार हैं तो आप देश का नमक खाते हैं, अगर आप बादशाह बन गए
तो फिर हाँ, आपकी जबान से जो निकला वो आप बोल सकते हैं। मगर जहां तक बाबू सिंह कुशवाहा की बात है, जहां तक ओवैसी की और इरफान मलिक की बात है, हम हमारे पूर्वज देश का नमक खाते हैं और देश का नमक खाते रहेंगे। हम किसी मोदी का कभी नमक नहीं खाएंगे। हम जहर खाना पसंद कर लेंगे पर मोदी का नमक नहीं चखेंगे इंशाअल्लाह। ये देश के प्रधानमंत्री अब अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझ रहे हैं। हम मोदी को बताना चाह रहे हैं कि बादशाह खत्म हो चुकी है। ये लोकतंत्र है जिसमें अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर मोदी अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं तो फिर यकीन जानिए वक्त आएगा जब दिल्ली में इतनी वीरान इमारतें हैं जो बताती हैं कि तारीख में किसी बादशाह का महल हुआ करता था। मोदी जी तैयार हो जाइए, इंशाअल्लाह आपकी इमारत भी वीरान हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। डुमरियागंज में बिजली नहीं आती है, गर्मी निकालने की बात करते हैं। डुमरियागंज में सेलफोन चार्ज नहीं होता, ये गर्मी निकालने की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री, तुम सेलफोन को चार्ज करने के लिए बिजली क्यों नहीं देते? मगर बोलेंगे मैं बिजली निकाल दूंगा। आप अगर 5 साल में योगी आदित्यनाथ के भाषण को निकालेंगे तो उसमें एक चीज आपको बड़ी नजर आएगी। वो अपनी हर जबान जो खोलते ना, मुहर्रम, मीलाद का जुलूस, कब्रस्तान, शमशान, ट्रिपल तलाक, पाकिस्तान, बस इससे आगे उनका दिमाग चलता ही नहीं है। बस यही बात करते 80-20, 20-80, मई जून में बर्फ डालूंगा। अरे क्या मुख्यमंत्री है, मौसम के वैज्ञानिक है कि मई जून में कोई बर्फ ला सकता है? आप बिजली नहीं लाए, गांव में बिजली नहीं दिए, और आप कोविड की दूसरी महामारी में पूरे भारत में, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिखता है कि पूरे भारत में 19 लाख बच्चे अपने मां बाप को खोए, और ये जो बच्चे यतीम हो इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 2020 अक्टूबर-नवंबर में वैक्सीन का ऑर्डर दे देती, जैसा कि अमेरिका और बर्तानिया ने, जापान ने किया था, तो 2021 में 19 लाख बच्चे अपने माता पिता से महरूम नहीं होते। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। और वो जो बच्चे महरूम हुए उत्तर प्रदेश में भी है, जो यतीम हो चुके, हम उनके दादा दादी से, नाना नानी से, उनके रिश्तेदारों से पूछना चाह रहे कि क्या ओवैसी सच नहीं कह रहा है कि अगर उनको वैक्सीन मिल जाती तो उनकी मां और उनका पिता नहीं मरता। मगर आज मोदी सरकार की गलतियों की वजह से देश के 19 लाख बच्चे यतीम हो चुके हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि गंगा के पानी के ऊपर लाशें गिर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, मगर इसके बावजूद भी जो मोदी का भक्त है वो बोलेगा नहीं, ओवैसी है ना इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप बताइए ये क्या इनको ये बर्बादी नजर नहीं आ रही है? तबाही और बर्बादी। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 4% हो चुका है। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखेंगे कि मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए समाजवादी के लोग बोलेंगे नहीं बीजेपी है, उसको रोकना है, हमको वोट दो। मैं आपको, क्योंकि ये मुजाहिदीन आजादी की सरजमीन है, ये सरजमीन उन गाजी अदील अब्बासी के और गाजी जलील अब्बासी की सरजमीन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इरफान मलिक को भी जब वोट देंगे ना तो 2 चीज का ख्याल रखिए। आप हमको वोट मजबूरी की हालत में मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। मजबूर होकर आपने वोट दिया था सपा को, क्या किया? क्या वो जीत पाए 2017 में? उससे पहले भी दिया, नहीं जीत पाए। अब मजबूती के लिए आप वोट दीजिए, अपनी मजबूती के लिए आप इरफान मलिक साहब को यहां से विधायक बनाइए। और जो लोग समाजवादी के लोग खौम खौम कहते हैं ना
अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के दरमियान में आकर कहते हैं, मस्जिदों में बैठकर कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। अरे क्या तुमने कभी ये सवाल का जवाब दिया कि आज उत्तर प्रदेश में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो लोग आज आपसे आकर कह रहे हैं कि कौम के नाम पर वोट दो, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुसलमान बच्चे हैं, उसमें से 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। अगर 10 है तो 7 हाई स्कूल मुकम्मल नहीं करते, 4% ग्रेजुएट है सबसे कम। बच्चा मजदूरी 4 और 15 साल की उम्र में सबसे ज्यादा मुसलमान। 2 एकड़ जमीन कितने मुसलमानों के पास है? 2% उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है। आप बताइए फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, मेरी तकरीर, मेरा भाषण जिम्मेदार है। क्या आपने कभी सुना ये आंकड़े सपा के नेताओं की जबान से? और अगर इनकार कर रहे हैं तो जगह और वक्त बता दो, 3 तारीख से पहले तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं बैठ सकोगे। सच्चाई के ऊपर बने हुए हैं पूरे। आप बताइए, आप फॉरवर्ड क्लास से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमान मर जाता है। कितने डुमरियागंज में बैंक खोले गए बताओ? कितने एटीएम की मशीनें खोली गई? कितना गरीबों को लोन दिया गया? सबसे कम, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के कोने कोने में जाते रोजगार की तलाश में तो मुसलमान 50%। अब फिर बोलते ने बीजेपी। अरे तुमने क्या किया अखिलेश बताओ? तुम मुख्यमंत्री, तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री, तुमको सत्ता मिली, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने डर पैदा किया। तुम डर की बुनियाद पर, मजबूरी की बुनियाद पर वोट लेना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ना मोदी से डरिए, ना योगी से डरिए, ना अखिलेश से डरिए, ना ओवैसी से डरिए। डरना अगर है तो जमीन और आसमान के खालिक से डरकर अपनी मजबूती के लिए इरफान मलिक को वोट दीजिए। आज आपको यही बताने आए हैं कि मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, हमारे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने उठकर 2019 जुलाई में अमित शाह के लाए हुए कानून का तुमने तारीफ नहीं की, समर्थन नहीं किया? तुमने वो कानून का बनाने में अमित शाह मोदी का साथ किया। जब दिल्ली में बैठा हुआ है एनआईए का इंस्पेक्टर इरफान मलिक को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर किसी कोर्ट के फैसले के। यह अखिलेश तारीफ किया अमित शाह की, और सपा वाले बीजेपी का डर दिखाते हैं। हमारी बर्बादी का कानून बनाने में तुम मोदी अमित शाह का साथ देते हो और ओवैसी का डर दिखाते हो। हमारे नौजवान दिल्ली के तिहाड़ जेल में, महाराष्ट्र के जेल में, उत्तर प्रदेश के जेल में इस यूएपीए के कानून में इनकी जवानी सड़ रही है। क्यों सड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस ने और सपा ने मोदी अमित शाह को इस कानून बनाने में तारीफ की। जाकर देख लो, रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे हमारी तकरीर है। आप बताइए फिर आपके दरमियान में आकर कहते हैं, आप कहते हैं कि कोई हम की हमारी बात याद रखो आप, जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। क्या CAA के एहतजाज में 22 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को गोली मारकर शहीद नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश में 22 को गोली मारी गई। इतने मुस्लिम विधायक समाजवादी के जीत कर आए थे 2017 में, किसी एक ने आवाज उठाई? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लड़ा जाकर कि इन बच्चों को गलत गोली मार दी गई, स्कूल खोलो मुसलमानों के लिए, नहीं बोल सके। क्यों नहीं बोल सके? क्योंकि उनका नेता अखिलेश है, उनकी जबानें नहीं खुलती आपके इंसाफ के लिए। और जब हम हमारे पार्लियामेंट में हम 2 मेंबर हैं, मैं और इम्तियाज जलील, जब हम लोग खड़े होके 5 मिनट की तकरीर करते हैं और जब हम भाषण में संविधान का आंकड़ों का हवाला देकर बीजेपी को बताते हैं कि तुमने जुल्म किया,
तो बीजेपी के 300 सांसद खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा। और आप समझ रहे हैं कि सपा ने क्या करेगी? सपा ये अखिलेश और योगी, राम और श्याम की जोड़ी है। ये किसी मेले में बिछड़ गए थे, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आप अखिलेश को भाई मानेंगे या इरफान को अपना भाई मानेंगे? आप पर फैसला छोड़ते हैं। कौन है आपका भाई? आपका भाई अखिलेश है या इरफान है? बताओ। मेरा तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर वो रिश्ता है जिसको रब्बे करीम ने जोड़ दिया है। किसको भाई मानोगे आप? मजबूरी में वोट मत दो, मजबूती के लिए वोट। यही हम आपसे कह रहे हैं, मजबूती के लिए वोट दो। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डरना हरगिज नहीं है। डर डर कर, घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते आप। आपको हिम्मत से अपने फैसले लेना पड़ेगा। बातिल ताकतों का तूफान चल रहा है, मगर क्या हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करना छोड़ देंगे? क्या हम अपने दरो दीवार को बंद करके बैठ जाएंगे? मेरे भाई, अगर तूफान चलेगा तो तूफान के दरमियान में खड़े होकर तूफान से कहना पड़ेगा अपना रूप बदल ले, वरना याद रख हम तुझे पीठ नहीं दिखाने वाले। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा अपने दरमियान में। यह हमारे जाने के बाद जरूर इबलीस की औलाद यहां पर आएगी, आकर बोलेगी भाजपा भाजपा भाजपा। इनसे कहना भाजपा भाजपा कुछ नहीं, हमारा भाई इरफान है, इरफान मलिक को वोट देंगे बस। इनको वोट देने से दो बार किए, भाजपा को हरा नहीं पाए। आज इरफान मलिक के साथ इस विधानसभा के पूरे समाज का एक एक आदमी इनके साथ है। आप भी साथ आइए। एक गुलदस्ता बनेगा उतरला से जब इरफान मलिक कामयाब होगा। डुमरियागंज से इरफान मलिक जब कामयाब होगा तो गुलदस्ता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए। ओवैसी और कुशवाहा मिल चुके, अपने दिलों को मिला चुके। हमारी लड़ाई भी एक है, हमारी कामयाबी भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है। याद रखो, जिसका नेता नहीं है उस समाज की आवाज को नहीं सुना जाता। क्या आपने नहीं देखा कि आजम खान मंत्री थे अखिलेश के आजम खान मंत्री थे ना? आजम खान जेल में क्यों है? क्योंकि उनके मंत्रालय में उन्होंने किसी को नौकरी दे दी थी। मुख्यमंत्री क्या राजा हरिश्चंद्र का जानशीन है? दूध का धुला हुआ है। अरे मलाई भी खाए, दही भी खाए, दूध भी पिए, भैंस को भी लेके घर को चले गए, मगर मुख्यमंत्री को पूछ आज नहीं आती। नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलते अखिलेश ने करप्शन किया, तो अगर करप्शन किया तो फिर क्या किया? मगर आजम को पकड़ लिए, अखिलेश को नहीं पकड़े। तो मालूम हुआ अखिलेश और मोदी भाई है, एक है। आजम गैर है, इसीलिए आजम को जेल में डाले और अखिलेश को बोल रहे कि मैं हूं ना तेरे लिए अखिलेश। बाबू सिंह कुशवाहा 4 साल जेल में थे, बसपा में थे। 4 साल के बाद जमानत मिली, तब बाबू सिंह कुशवाहा ने तय किया कि अब एक और कुशवाहा गरीब और मजलूम पिछड़ा जेल को नहीं जाएगा, मैं हिस्सेदारी के राय लूंगा। महाराष्ट्र में नवाब मलिक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री है। 50 करोड़ का झूठा इल्जाम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बारे में अपने भाषण में कई मरतबा बोला कि 3000 करोड़ का तुमने स्कैंडल किया। मगर जेल को कौन जाता है? नवाब मलिक जाता है, अजीत पवार नहीं जाता, क्योंकि मोदी और अजीत पवार भाई है, नवाब मलिक इनका दुश्मन है। क्या क्यों आपका नेता नहीं है? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसीलिए हम आपको तल हकीकत बता रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो अल्पसंख्यक समाज है,
अपने नेता को बनाओ, और नेता आसमान से नहीं आएगा, जमीन से निकल कर नहीं आएगा। 3 तारीख को आप इरफान मलिक को वोट देंगे, पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो पूरे विधानसभा की जनता एक बेहतरीन नेता को बनाएगी, जो आपके लिए लड़ेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाएगा, जरूरत पड़ी तो अपने आप को आपके लिए कुर्बान भी कर देगा इंशाअल्लाह। और आपसे कह रहे डरने की जरूरत नहीं है। और जब डराने के लिए लोग आएंगे तो याद रखिए, उस कर्नाटक की बच्ची ने जो हिजाब पहनी हुई थी, जिसको बलवाइयों ने घेर लिया था, जिसने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि जब मैं डरती हूं तो नारा लगाती हूं। क्या नारा है वो? क्या नारा है वो? आवाज दम से निकालो। ये मुजाहिदीन आजादी की सरजमीन है, प्यारे झूम कर बोलो, मस्त होकर बोलो, टनटनाटन होकर बोलो। अब डरेगा शैतान, अब बोलेगा नहीं यहां पर तो ये जिक्र चल रहा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख के दिन आप पूरे हमसे वादा कर रहे हैं कि इरफान साहब को वोट देंगे, पूरे देंगे, और जो नहीं है उन तक हमारी बात पहुंचाएंगे, उनको राजी करेंगे, और पूरे अपने खानदान को, अपनी मां और बहनों को, बेटियों को लेकर मतदान करने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। भैया